अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, आज आपके सामने एक नए मजमून के साथ हाजिर हुए हैं। यानी हम जो सिर्फ मजमून पढ़ रहे थे उसी में से एक इम्पॉर्टेंट मजमून है जिसका उन्वान है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ड्रामा नवेश है जिसका नाम है आगा हश्र, और हम सिर्फ ड्रामा को पढ़ेंगे इनके ताल्लुक से। तो ये क्या है, एक मजमून है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो मजमून से है। इसके लिखने वाले यानी इसके मजमून निगार कौन है, वो है लुत्फुर रहमान। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम इस मजमून के पढ़ने से पहले हम लुत्फुर रहमान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक मजमून नवेश हैं। एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के लिखने वाले कौन हैं, तो वो हैं लुत्फुर रहमान। तो लुत्फुर रहमान के बारे में हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे पैदाइश, यानी कब पैदाइश हुई और कहाँ हुई। तो शुरू हम ऐसे ही करेंगे कि इस क्वेश्चन से एग्जाम में यही पूछा जाता है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई है। अगर हम बात करें कब होने की, तो 1941 ईस्वी में लुत्फुर रहमान की पैदाइश हुई है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई। अब दूसरा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से भी आप देंगे कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कस्बा का नाम बिनियारपुर है, बिनियारपुर में। तो कहाँ हुई है लुत्फुर रहमान की पैदाइश? एक कस्बा है जिसका नाम है बिनियारपुर। तो बिनियारपुर में पैदाइश हुई है। अब ये तो कस्बे की बात हो गई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस जिले में हुई। अगर जिला पूछे तो ये जिला है छपरा। कहाँ है? जिला छपरा है। तो ये आपके पास क्लियर हो गया किस जिले में लुत्फुर रहमान की पैदाइश हुई है, तो छपरा जिला में पैदाइश हुई है। अब इसके बाद एक बात और है कि आप जान गए कि ये छपरा जिला कहाँ पर है, तो ये है रियासत बिहार में। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लुत्फुर रहमान का ताल्लुक किस रियासत से है, तो आप बताएंगे रियासत बिहार से है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो हमने अभी आपको बताया है बिनियारपुर, तो ये क्या है? बिनियारपुर नानिहाल है। यानी लुत्फुर रहमान की पैदाइश नानिहाल में हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ननिहाल में लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई है। तो आप इस तरह से यानी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब ननिहाल में पैदाइश हुई है तो मन में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि आखिर दादीहाल कहाँ है। तो इससे एक क्वेश्चन हमारे मन में आया। तो देख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है दादीहाल। तो अब दादीहाल और दादीहाल को एक नाम और यानी कहते हैं हम आबाई वतन। क्या कहते हैं? आबाई वतन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लुत्फुर रहमान का दादीहाल कहाँ है या फिर लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है, तो एक ही इसका आंसर होगा। उनका दादीहाल है रेवंडा। रेवंडा। और ये है कहां पर, किस जिला में है? दरभंगा जिला में है। तो अब क्लियर हो गया कि लुत्फुर रहमान का ताल्लुक किस जिले से है? दरभंगा जिले से इनका ताल्लुक है। तो आबाई वतन जैसे हमने कहा, तो अब आपके मन में आया सवाल कि इनके वालिद का नाम क्या है। तो इनके वालिद का नाम है मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। वालिदा का नाम आपके किताब में है, तो वालिदा का नाम क्या है? बीबी आमिना खातून। तो दोनों बातें आप जान गए, यानी इनके वालिदैन के नाम भी आपको मालूम हो गए हैं। अब हम लुत्फुर रहमान के बारे में दूसरे इंपॉर्टेंट बात पर बात करने वाले हैं, और वो है तालीमो तरबियत। ये है
इंपॉर्टेंट चीजें। जिस तरह से पैदाइश के बारे में बात की उसी तरह से इसमें बात करेंगे। अगर यहाँ देखेंगे तरबियत की बात, यानी पैदाइश के बाद जरूरत पड़ती है कि उनकी परवरिश कहाँ पर हुई, कैसे हुई है, तो इनकी परवरिश कहाँ हुई, नानिहाल में हुई है। नानिहाल ही में रहे हैं। नानिहाल इनका कहाँ है, बनियारपुर छपरा जिला में है, वहां पर इनकी परवरिश हुई है और वहीं पर इनकी इब्तिदाई तालीम भी हुई है। अब ये दूसरे पॉइंट पे हम आ गए कि इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई है, तो नानिहाल ही में इनकी इब्तिदाई तालीम यानी बेसिक एजुकेशन हुई है। जब इनको कुछ होश आया तो ये चंद साल कहाँ रहे हैं, रेवंडा में, यानी आबाई वतन में चंद साल बड़े होने के बाद रहे। बस चंद ही साल ये बड़े हुए हैं, यानी सिन्ने शुऊर को पहुंचे हैं। जब होश संभाला है थोड़ा तो चंद साल के लिए आए आबाई वतन, फिर नानिहाल गए। जैसे ही आप बेसिक एजुकेशन इब्तिदाई तालीम की बात करते हैं तो आप अपर एजुकेशन की भी बात करने लगते हैं, यानी आला तालीम जो है उनकी बात करते हैं कि आला तालीम कहाँ से हासिल की है। तो आला तालीम के लिए अगर हम बोलें तो आला तालीम इन्होंने कई डिग्रियां ली हैं। उन्होंने आला तालीम में डबल MA किया है। इनकी आला तालीमी डिग्री है। इसी तरह से आला तालीमी डिग्री में सिर्फ डबल MA ही नहीं है, बल्कि इसके साथ इन्होंने PhD भी की है। पूछा जाए कि उनकी आला तालीमी डिग्री क्या है, तो PhD है, सबसे आला तालीमी डिग्री है ये। इसमें जो यहां पर इन्होंने डबल MA किया है तो इसमें इसको क्या मिला है, गोल्ड मेडल। तो ये लुत्फुर रहमान ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल मिला है। हम काम की पहले बात कर लेते हैं, वो है तदरीसी खिदमात, यानी तदरीसी फरीजा अंजाम दिया है, यानी पढ़ाया है आप प्रोफेसर रहे हैं। तो इसके साथ साथ तदरीस के साथ ये वाबिस्ता रहे किसे, तसनीफात से भी, तसनीफात व तालीफात, यानी आपने पढ़ाने के साथ साथ किताबें भी लिखी हैं, इसका ये मतलब है। तो आइए सबसे पहले तदरीसी खिदमात का जो आगाज हुआ है वो उन्होंने कहां से किया है, इस काम को उन्होंने भागलपुर से किया है। कहां से, भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है और उसको कहा जाता है भागलपुर यूनिवर्सिटी। तो अब आपको समझ में आ गया कि भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपने तदरीसी खिदमात का आगाज किया है, यानी प्रोफेसर वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में बने। अब एक बात और है कि इस भागलपुर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हुए सदर शोबा उर्दू हुए। यानी आपको पूछा जाएगा कि लुत्फुर रहमान कहां पर सदर शोबा उर्दू हुए, तो ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में ही सदर शोबे उर्दू हुए। यानी सदर शोबे उर्दू किसको कहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD बने हैं। कहां, भागलपुर यूनिवर्सिटी में। और ये तो इंपॉर्टेंट बात हुई कि इस ओहदे तक पहुंचे और इसी ओहदे में रहते हुए वो क्या हुए, रिटायर हुए। रिटायर यानी इस रिटायर को ही हम कहते हैं सुबुकदोश होना। जॉब से वो रिटायर किस ओहदे से हुए, किससे सुबुकदोश हुए, तो सदर शोबे उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी में रहते हुए हैं। यानी तदरीसी खिदमात में आप ध्यान दे करके समझ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि तदरीसी खिदमात का आगाज कहां से किया है, भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया है। इसी तरह आपसे यह पूछा जाएगा भागलपुर यूनिवर्सिटी में किस ओहदे तक पहुंचे, तो सदर शोबे उर्दू के ओहदे तक पहुंचे। इसी तरह आपसे यह पूछा जाएगा कि लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सुबुकदोश हुए, किस ओहदे से रिटायर किए, तो सदर शोबे उर्दू बनकर रिटायर हुए हैं। यानी ये उच्चतम पद है, यहां तक लुत्फुर रहमान पहुंचे हैं। एक
एक बात तो हो गई। दूसरी बात यहां पर कर लेते हैं, फिर तसनीफात और तालीफात की बात करेंगे, क्योंकि उस कार्य के करने के दौरान भी आप जो है तसनीफात और तालीफात में लगे हुए थे, उसमें भी मुनहमिक थे। तो दूसरा पॉइंट इनका वो ये है कि सियासत से दिलचस्पी ली, यानी सियासत में कूद गए, आप एक सियासी रहनुमा बने, सियासत से दिलचस्पी ली, ये है तदरीसी खिदमत, यानी आप एक प्रोफेसर बने, इसी तरह से आप सियासत में भी आए तो सियासत से भी आपने दिलचस्पी ली। और कहाँ, किस जगह से? तो सियासत में जो आपने दिलचस्पी ली है, भागलपुर ही से इन्होंने दिलचस्पी ली है, यानी भागलपुर हल्का असेंबली है इनका, असेंबली हल्के से, असेंबली हल्के से इन्होंने चुनाव लड़ा, यानी इंतखाब में आए। तो एक बार कानून साज असेंबली के लिए इसी से, यानी इसी क्षेत्र से आप, इसी हल्के से आप मुंतखब हुए हैं। तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, एक बार कानून साज असेंबली, एक बार कानून साज असेंबली के लिए इसी हल्के से मुंतखब हुए, उनको मौका मिला वजीर काबीना बनने का, यानी, और इसके लिए आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल उस वक्त यहां पर सरकार थी। तो यहां है कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार में यह है, यानी आरजेडी, आरजेडी सरकार में जिस वक्त उनकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त वो काबीना दर्जे के वजीर हुए। अच्छा, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि रियासत असेंबली हलकों में क्या होती है, तकसीम होती है। इसीलिए आप ये समझिए, जो भी स्टेट होता है, जो राज्य होता है, वो असेंबली हलकों में डिवाइडेड होती है। में से कुछ लोग मुंतखब होते हैं, वजारत के लिए वजीर बनते हैं। तो हर रियासत की कानून साज मजलिस होती है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जिसको विधान सभा आप कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, कानून साज असेंबली कहते हैं। कानून साज असेंबली किसको कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को। हमने यही कहा कि कानून साज असेंबली के लिए ये मुंतखब हुए और फिर राष्ट्रीय जनता दल सरकार में काबीना दर्जे के ये वजीर भी बने, यानी एक बड़े ओहदे तक पहुंचे। उसके अरकान, यानी कानून साज असेंबली के जो अरकान होते हैं, अवाम के वोट से मुंतखब होते हैं। उसका बुनियादी काम रियासत के लिए कवानीन, यानी ये कानून की जमा है, रियासत के लिए नियम रूल्स बनाना, हुकूमत की निगरानी करना और अवामी मसाइल पर बहस करना होता है। इसी तरह से वजीर आला की जो सरबराही होती है, यानी वजीर आला जो सर्वोच्च पद है, उसकी जो है सरबराही में वज़रा का गिरोह होता है, जिसके वजीर लुत्फुर रहमान भी बने थे। वो गिरोह होता है जो हुकूमत चलाता है, उसके नज़्मो इंतज़ाम को देखता है। एक एक डिपार्टमेंट जो है उन लोगों में बटा हुआ होता है, अहम फैसले करता है, और साथ ही जो महकमे हैं, यानी जो कार्यालय हैं, उसका इंतजाम संभालता है ये लोग। यानी यहां पर एक वर्ड और आया है जो हमने कहा कि काबीना दर्जे के वजीर हुए हैं। काबीना कहते हैं कैबिनेट को, जिसको आप बोलते हैं ना कैबिनेट मिनिस्टर, तो वही है, कैबिनेट को ही काबीना कहते हैं। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर भी बने हैं लुत्फुर रहमान। ये दोनों बातें आपने जान ली। एक बात हमने आपसे कही कि तदरीसी खिदमत इनकी क्या है, भागलपुर यूनिवर्सिटी में सदर शोबे उर्दू हुए हैं और वहीं सदर शोबे उर्दू रहते हुए रिटायर हुए हैं। इनकी तसनीफात और तालीफात पे भी हम बात कर लेंगे। जबकि दूसरा पॉइंट है सियासत से दिलचस्पी ली, भागलपुर असेंबली हल्के से एक बार कानून साज असेंबली के लिए आप मुंतखब हुए, यानी असेंबली हल्के से आप मुंतखब हुए हैं, तो फिर आपको कानून साज असेंबली का मौका मिला। तो राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आपको काबीना दर्जा यानी कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया, आपने उस ओहदे को संभाला है। तो आइए अब यहां पर हम देख लेंगे उनके खिदमात में जो अहम खिदमात है, वो तसनीफात है। ये सियासत से सरगर्मी होने के बाद भी और तदरीसी खिदमात में इश्तिगाल के बाद भी आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन किताबों को अगर आप तकसीम करेंगे तो कई पार्ट में वो बट सकते हैं।
यानी उनका दायरा एक नंबर में है, वो है तनकीद, यानी उन्होंने तनकीदी किताबें लिखी हैं। इसी तरह से अगर दूसरे दायरे की हम बात करें तो उन्होंने शायरी भी की है, इसी तरह से अफसाना निगारी से भी आपको इश्तिगाल था, आपने अफसाने भी लिखे हैं, इसीलिए आप अफसाना निगार भी हैं। तो देख लीजिए 3 असनाफ में उन्होंने उनका कार्य क्षेत्र फैला हुआ है। उनके मखसूस मौज़ूआत हैं ये, तनकीद, शायरी, अफसाना निगारी। तो उनके मखसूस मौज़ूआत में शायरी के 3 मजमूए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम शायरी की 3 किताबों के नाम लिखते हैं। एक किताब का नाम है ताज़गिए बर्ग नवा, इसी तरह से दूसरी किताब का नाम है बोसाए नम, तीसरी किताब का नाम है सनम आशना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इनकी पहली किताब शायरी की, वो है ताज़गिए बर्ग नवा, बर्ग नवा। इसी तरह से इनकी जो दूसरी किताब है वो है बोसाए नम, बोसाए नम। इसी तरह से एक तीसरी किताब है इनकी और उसका नाम है सनम आशना, सनम आशना। अच्छा ये देख लीजिए, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ये दोनों ऊपर से जो किताबें हैं इसका ताल्लुक गजल से है, यानी इसमें गजलें हैं, जबकि सनम आशना में सिर्फ क्या है, नज्म है। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नज्म की कौन सी किताब लुत्फुर रहमान की है, तो सनम आशना है। क्या गजल का मजमुआ कौन सा है, बोसाए नम और ताज़गिए बर्ग नवा। इसके बाद है तनकीदी किताबें। उनकी तनकीदी किताबें आप देखें तो जदीदियत की जमालियात, यहां पर हम लिखते हैं जदीदियत की जमालियात। इसी तरह से दूसरी किताब इसके बाद, और वो किताब है नक़्दे निगाह, नक़्दे निगाह। उसके बाद तीसरी किताब लुत्फुर रहमान की तीसरी किताब है नसर की शायरियात। क्या है, नसर की शायरियात। और चौथी किताब है उनकी, उसका नाम है रासिख अजीमाबादी। ये एक अजीम शायर हैं, इनके बारे में लिखा है लुत्फुर रहमान ने। इसी तरह से ताबीर तनकीद और शहर वफा एक किताब है इनकी, 5वीं किताब है ताबीर तनकीद और शहर वफा, ये इनकी किताबें हैं। और इन्होंने अफसाने भी लिखे हैं, यहाँ पर अफसाने का कोई जिक्र आपकी किताब में नहीं है, इसलिए हम उन अफसाने को यहीं पर छोड़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उनका एक इम्पॉर्टेंट मजमून है, उस मजमून के बारे में हमने ऊपर ही कहा है कि एक मजमून उनका हमारे निसाब में शामिल है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। तो इसको हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि क्या है इस मजमून में, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने बात ही यहाँ से शुरू की है, एक हकीकत से शुरू की है कि आगा हश्र के बगैर उर्दू ड्रामे की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती है। आगा हश्र के बगैर उर्दू ड्रामे की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। ये इम्पॉर्टेंट है और ये हकीकत है कि आगा हश्र का जिक्र अगर हम ड्रामे की तारीख में नहीं करेंगे तो फिर वो तारीख नाक़िस तारीख समझी जाएगी, इससे किसी को भी इनकार नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आगा हश्र इतने इम्पोर्टेंट हैं, इसके बावजूद आगा हश्र की जो शख्सियत है, यानी आगा हश्र की जो फनकाराना शख्सियत है, यानी ड्रामा निगारी एक फ़न है, ड्रामा लिखना जब एक फ़न है तो ये फनकाराना शख्सियत हो गई। तो फनकाराना शख्सियत तज़ाद का शिकार रही है, फनकाराना शख्सियत तज़ाद का शिकार रही है। किनकी? आगा हश्र की। वो फनी एतबार से इनको मुतज़ाद शख्स समझा गया है, यानी
इसका मतलब है कि जो आरा है लोगों की, इतने अजीम शख्स होने के बावजूद लोगों की रायें उनके सिलसिले में अलग अलग हैं। तजाद जो है किस बाब में है, यानी अलग अलग रायें हैं। तो दो तरह की रायें आगा हश्र के बारे में है। आगा हश्र के बारे में एक राय है कि उर्दू का ये क्या है, शेक्सपियर है, उर्दू का शेक्सपियर है। बहुत बड़ी बात है ये कि आगा हश्र उर्दू का शेक्सपियर है। लेकिन एक राय ही ये हुई, तो जब इनको कहा जा रहा था, इसका मतलब है शेक्सपियर जो राइटर हैं ड्रामे की तारीख में ये बहुत अजीम शख्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके बारे में एक बात और कही जाती है, आमियाना और सतही मजाक का तख्लीककार हैं। कौन? ये दूसरी राय, यानी पहली राय तो ये हो गई, दूसरी राय ये हो गई कि आमियाना और सतही मजाक के तख्लीककार हैं। कौन? आगा हश्र। अच्छा, ये दोनों राहें आपको नहीं लग रही हैं कि अलग अलग हैं? एक तरफ उनको इतना बड़ा जो है आदमी बता रहे हैं कि जिस तरह से शेक्सपियर हैं उसी तरह से उर्दू में आगा हश्र कश्मीरी ड्रामे की तारीख में है, यानी उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर एक तरफ बता रहे हैं उनको, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, आमियाना और सतही मजाक के तख्लीककार हैं, यानी कहां आसमान और कहां जमीन दोनों को मिला दे रहे हैं। तो ये देखिए कि ये बड़ी बात है। अब इस बात को आप समझिए, ये तजाद की वजह क्या है। मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तजाद की वजह क्या है, यानी इसकी तरफ इंडिकेट किया है लुत्फुर रहमान ने। कहा कि उर्दू तारीख की, उर्दू तनकीद की तारीख, ये तजाद की वजह, यहां पर लिखते हैं तजाद की वजह, यानी ये जो तजादे आ रहा है इसकी वजह क्या है। तो वो कह रहे हैं उर्दू तनकीद की, उर्दू तनकीद की रिवायती कजबीनी क्या है, उर्दू तनकीद की रिवायती कजबीनी तंग नजरी और तासुब है। तंग नजरी और तासुब है। इसकी वजह, तजाद की वजह समझ में आ गई कि आदमी थोड़ा ब्रॉड होके नहीं सोच रहा, यकजहती सोच रहा, या फिर वो तासुब कर रहा है, यानी उसके मन में कुछ और है, यानी वो दुश्मनी की भावनाओं में ऐसी बातें कह रहा है, या फिर जो उर्दू तनकीद है उसकी रिवायत ऐसी टेढ़ेपन पर है कि जिसकी वजह से आगा हश्र जैसे शख्स को भी बख्शा नहीं गया है, उन पर भी लोगों ने इस तरह की बातें, इस तरह की टिप्पणियां कर दी हैं। तो ये तजादे आरा जो हुई हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर दो लोगों की रायें आपकी किताब में शामिल की गई हैं। एक तरफ एहतशाम हुसैन लिखते हैं कि अगर वो सस्ती शोहरत से बचकर ड्रामे लिखते तो आगा हश्र का नक्श तारीखी अदब पर और गहरा उभरता। सस्ती शोहरत से बचकर ड्रामे लिखते तो, लेकिन दूसरी तरफ वकार अजीम भी लिखते हैं कि कहते हैं कि ड्रामों में उमूमन मजाक आम की तस्कीन की कोशिश की गई है, ये बात कही गई है। तो दोनों की बातों को जब आप नजर में रखेंगे तो फिर ये तजाद आपको समझ में आएगा। और इन दोनों रायों पर लुत्फुर रहमान कमेंट करते हुए कहते हैं कि ये दोनों क्या है रायें, इंतहा पसंदाना है। यहां पर हम लिखते हैं कि दोनों रायें, वही एहतशाम हुसैन और वकार अजीम ने जो बात कही है, दोनों रायें यानी दोनों आरा इंतहा पसंदाना हैं। ठीक है, और ये कमेंट किसने किया है? ये लुत्फुर रहमान ने किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किन रायों को लुत्फुर रहमान ने इंतहा पसंदाना कहा है, तो एहतशाम हुसैन और वकार अजीम की रायों को। अच्छा, आपके मन में आप क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंतहा पसंदाना राय क्यों हैं, तो क्यों हैं? तो ये मन में जब क्वेश्चन आया तो इसका हम जवाब भी तलाश करेंगे। इसके जवाबात क्या हो सकते हैं? तो इसके लिए आप याद रखिए बुनियादी वजह हम बता रहे हैं इसके जवाब में हम क्या बता रहे हैं कि बुनियादी वजह यह है
यानी बुनियादी सबब यह है कि आगा हश्र की फनकाराना इनफरादियत का तज्जिया करते हुए नक्कादों ने तख्लीक के ज़मानी पस मंज़र और ड्रामे की रिवायत को नज़रअंदाज कर दिया है। यह बुनियादी वजह हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, यही बुनियादी वजह क्या है, वो जो इंतहा पसंदाना राय, कहीं आपके मन में क्वेश्चन आया कि आखिर इंतहा पसंदाना क्यों है, तो इसका जवाब भी तो हमें चाहिए। तो कह रहे हैं आगा हश्र की फनकाराना, यही है आगा हश्र की फनकाराना, हाँ, जो इनफरादियत है, इनफरादियत का तज्जिया करते हुए किसने, नक्कादों यानी तनकीद निगारों ने, नक्कादों ने तख्लीक के ज़मानी पस मंज़र, जिसको आप बैकग्राउंड कह सकते हैं, बैकग्राउंड को, ज़मानी पस मंज़र को क्या कर दिया है, फरामोश कर दिया है, और ड्रामे की रिवायत को, और ड्रामे की रिवायत को नजर अंदाज कर दिया है। तो यहां पर बताया जो ड्रामे की रिवायत है उसको भी इग्नोर किया, जो तख्लीक का ज़मानी पस मंज़र है, जिस हालात में उन्होंने ये ड्रामे लिखे हैं वो ज़माना कैसा था, उस ज़माने को भी हमने फरामोश कर दिया है। इसलिए इस तरह की आरा आगा हश्र के बारे में लोगों की हैं। ये जवाब देते हैं लुत्फुर रहमान। बात को बताते हुए ये कहते हैं जबकि, कौन, लुत्फुर रहमान कहते हैं जबकि यह एक कायनाती सच्चाई है, कायनाती सच्चाई, जबकि क्या है, कायनाती हकीकत, सच्चाई, जिसको आप हकीकत कहते हैं। अच्छा, कायनाती सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, सदाकत क्या है? तो इसके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हर अदब अपनी असरी हिस्सियत और तहजीबी रिवायत का आईनादार होता है ना। हर अदब अपनी असरी हिस्सियत और रिवायत का आईनादार होता है, यानी उसकी अहमियत का अंदाजा उसी दौर में किया जाता है, उसी सिचुएशन को सामने रख करके, उसी दौर की चीज़ों में तकाबुल करके ही किया जा सकता है। और वो जो तहजीबी रिवायत है उस वक्त की, उसको आप देखते हुए उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी आदमी अभी जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो इस दौर के, इसके हालात को पेश नज़र रख कर लिखे जाएंगे। इस वक्त के सिचुएशन और कंडीशन में जो है तख्लीककार अपनी चीज़ों को तख्लीक करेगा, लिखेगा। इसीलिए ये कहा जाता है अजीम अदब की पहचान, अजीम अदब यानी बड़े अदब की पहचान। अगर आप चाहें कि अजीम अदब कौन है, उसकी पहचान करना चाहें, तो यहां एक तरह से रूल भी ये बताए जाते हैं, को एक आइडिया भी मिल जाता है कि हम किसको अजीम अदब कह सकते हैं। यही अजीम अदब की पहचान भी है कि अपनी असरी हिस्सियत और देखिए, और रिवायत, यानी कह रहे हैं तहजीबी रिवायत को देख लीजिए और उसी का अदब, क्योंकि आईनादार होता है। हम आईना रख करके अपने चेहरे को देखेंगे तो क्या हम 5 साल पहले जो हमारा चेहरा था उसको देखेंगे, कि अभी करंट टाइम में क्या हाल है उसको देखेंगे? तो वही अदब हमको करंट सिचुएशन से आगाह करता है, और यही तो बाद में चल करके एक दस्तावेजी हैसियत इख्तियार कर लेती है, और तख्लीक का ज़मानी व मकानी पस मंज़र संगे बुनियाद की हैसियत रखता है। किसका? तख्लीक का ज़मानी व मकानी, यही चीज़ है इंपॉर्टेंट कि ये अहम पहचान बन जाती है। तो एक बात यहां पर कि यही चीज़ें क्या हो जाती हैं, तख्लीक का ज़मानी व मकानी यानी पस मंज़र पेश संगे बुनियाद,
की हैसियत रखता है। संग बुनियाद जो कह रहे हैं, तो ये संग बुनियाद इसको नज़रअंदाज करके तनकीदी मुताला मनफात से खाली है, यानी इसको नजर अंदाज करके तनकीदी मुताला किससे खाली है? मनफात से। खाली है। आगा हश्र के ज़ैल में इसी कजरवी का सबूत मिलता है। ये जो है सारी बातें कही गई, तो इसी को यहां इंपॉर्टेंट बना के ये कह रहे हैं कि आगा हश्र के ताल्लुक से, किन के ताल्लुक से? आगा हश्र के ताल्लुक से इसी कजरवी का सबूत मिलता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये। आप के सामने ये जो बात कही जा रही है, नजर अंदाज करके तनकीदी मुताला अगर करेंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है, आपके लिए कोई मनफात का रास्ता नहीं है। एक बात और आपको गौर करनी पड़ेगी इसमें, और वो ये कि आगा हश्र से कब्ल तक के हालात देखने पड़ेंगे, क्योंकि ज़मानी मंजर और पस मंजर की बात कही गई है। तो ज़मानी मंजर और पस मंजर में देखिए तो आगा हश्र से कब्ल, आगा हश्र से कब्ल क्या था? संस्कृत ड्रामे का रवाज था, है ना? संस्कृत ड्रामे का यहां पर रवाज था। ड्रामा निगारी की रिवायत बिल्कुल मुस्तहकम हो चुकी थी। ये संस्कृत जो है ड्रामे की रिवायत मुस्तहकम हो चुकी थी आगा हश्र से कब्ल। ये हाल था, यानी जहां पर संस्कृत ड्रामे का असर और रसूख हो, ऐसे हालात में आप ड्रामे लिख रहे हैं, तो आप ये समझिए कि उसका अक्स कितना कुछ दिखना चाहिए था। उसमें संस्कृत ड्रामे की एक खास बात यह है कि उसमें तमसील निगारी को जगह हासिल थी। तमसील निगारी का एक बड़ा उसमें जलवा नजर आता था। ने इस रिवायत से बिल्कुल फायदा नहीं उठाया है। मुस्तहकम थी ये रिवायत संस्कृत, लेकिन उर्दू ड्रामे ने इससे बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया। उर्दू तमसील, दास्तानी माहौल मुआशरे और रिवायत व जमालियात से ज्यादा मुतासिर रही है। उर्दू तमसील, दास्तानी माहौल मुआशरे और रिवायत व जमालियात से ये ज्यादा मुतासिर रही है। तो इससे तो बिल्कुल फायदा नहीं उठाया है उर्दू ड्रामे ने। उर्दू ड्रामे ने फायदा नहीं उठाया इस रिवायत से। किसे? संस्कृत रिवायत से। जो संस्कृत की रिवायत चल रही थी, इतनी मुस्तहकम थी, तो उससे बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया। फायदा नहीं उठाया तो उसका नुकसान होना चाहिए था, कहा नहीं। लेकिन उर्दू ड्रामे ये किसे? दास्तानी माहौल और मुआशरे, दास्तानी माहौल और मुआशरे और रिवायात और जमालियात से, और या तो जमालियात से ज्यादा मुतासिर रही है, मुतासिर रहे हैं। तो उसमें दास्तानी माहौल का अक्स और रंग दिखता है। अब इस बात को समझ लीजिए कि दास्तानी माहौल कहा गया है, यानी ड्रामों में बिल उमूम परिस्तान की फजा, परियों, शहजादों और गैर अर्जी कहानियां होती, यानी जमीन से कुछ भी रिलेशन नहीं होता था उन कहानियों का। उसमें जो जिक्र किया जाता था, परियों का जिक्र होता था। उसमें ऐसी ऐसी बातें कही जाती थी जिसको सिर्फ हम तसव्वुर कर सकते थे, यानी ख्वाब की दुनिया जिसको कहते हैं कि हम उसमें एक ऐसी दुनिया को ताबीर कर लेते हैं, ऐसी दुनिया को सोच लेते हैं जिस दुनिया का वजूद हकीकत में नहीं होता है। इसी तरह से दास्तानी माहौल और माशरे की जो बात कही, तो उसमें मुकालमों को भी देखें, गौर करें तो मुकालमों में पुरतकल्लुफ, मुकफ़ा और मुसज्जा जुबान का इल्तिज़ाम होता था। गीत
और गजल की कसरत होती थी। तो दास्तानी माहौल की बात करें तो इसमें वाकयात गैर अर्जी होते थे, गैर अर्जी कहानियां एक चीज। दूसरी चीज क्या होती थी, अभी हमने कहा कि मुकफ़ा और मुसज्जा जुबान का इल्तिजाम होता था। इसी तरह से इसमें तीसरी चीज होती थी गीत और गजलों की भरमार। इस तरह के ड्रामे जो इब्तिदान लिखे जा रहे थे, इस तरह के ड्रामे का आखिर बुनियादी मकसद क्या था, बुनियादी मकासद क्या थे इस तरह के ड्रामे के? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए। सिर्फ एक बुनियादी मकसद था और वो बुनियादी मकसद था अवामी ज़ौक़ की तस्कीन और हसूल ज़र। इसका बुनियादी मकसद अवामी ज़ौक़ की तस्कीन और हसूल ज़र। ज़र कहते हैं दौलत। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस टाइम फिल्मों का हाल है, बिल्कुल बेआइन ही उस तरह हाल था उस वक्त ड्रामों का। यानी ड्रामे की हद तक तफन्नुन तबाह को सिर्फ जी बहला लेने को, दिल लगा लेने को ही हासिल फन समझा जाता था। इससे जमालियाती तकाजे पूरे नहीं होते थे। मिसाल से आप समझ गए होंगे कि जो फिल्मों से इस वक्त सिर्फ क्या किया जाता है, आपको एंटरटेन तो किया जाता है, लेकिन जो जमालियाती तकाजे हैं वो पूरे बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसे ही हाल था उस वक्त ड्रामों का। इस पस मंजर को जहन में रखिए। अगर इस पस मंजर को आप जहन में रखेंगे, इस बैकग्राउंड का आपके जहन में खाका बन गया होगा, तो अब आपको समझना आसान हो जाएगा कि इस हालात में आगा हश्र की ड्रामा निगारी की शुरुआत होती है। ऐसे हालात में आगा हश्र की ड्रामे की इब्तिदा होती है। आगा हश्र की ड्रामे की इब्तिदा ऐसे हालात में होती है। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। ये कब तक की बात है? ये 1900 तक की बात है, क्योंकि आगा हश्र के ड्रामे की इब्तिदा सन 1901 ईस्वी में हो गई है। तो आपसे अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज कब हुआ? तो आगाज हुआ है सन 1901 ईस्वी में, जैसा कि हमने कहा। लेकिन एक बात और है कि 1901 ईस्वी से कबल, जैसे कि ड्रामे के बारे में हमने कहा, संस्कृत ड्रामे का उस वक्त जो है एक उसका शिकंजा कसा हुआ था और वो उसकी मजबूत पकड़ बनी हुई थी। तो ऐसे हालात में ड्रामे की इब्तिदा होती है। लेकिन आगा हश्र ड्रामे की इब्तिदा करते हैं 1901 ईस्वी में। उससे पहले के भी कुछ हालात आप जान लीजिए। उनसे पहले के हालात हैं कि सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक सामने आ चुकी थी। यानी 1901 से पहले सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक, यानी यही तहरीक है, ये क्या है? तालीमी तहरीक सामने आ चुकी थी। एक बात, सर सैयद की इतनी बड़ी तहरीक है वो सामने आई। अच्छा, इस तहरीक का कुछ असर भी हुआ। इस तहरीक ने एक नए समाज और मुआशरे की तश्कील नौ की कोशिश को मकबूल आम बना दिया। इस तहरीक ने क्या किया? एक नए समाज और मुआशरे की तश्कील नौ की मकबूलियत को रवाज दे दिया। मकबूलियत हासिल हो रही थी ऐसे हालात में ये हुआ। यानी 1901 से कबल की यह बात कर रहे हैं। ऐसे हालात में जो हमने ये कहा कि सर सैयद की जो अलीगढ़ तहरीक है यही तालीमी तहरीक है, इसके असर से यानी तालीम का जो विजन था, जो दायरा था, वो नए नए एस्पेक्ट्स सामने आ रहे थे, जिसको कहते हैं कि नई तालीम, नई एजुकेशन, नई तालीम की तहरीक बरगुबार ला रही थी। तहरीक बरगुबार ला रही थी। इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह से
अदब के दायरे में भी इनकलाब आया हुआ था, अदब के दायरे में इनकलाब आया, यानी अदब में भी रूह फूंकी गई। अब इसके बाद अलीगढ़ के जेरे असर, जो अलीगढ़ तहरीक है उसके जेरे असर अदब का समाजी और माशरती रिश्ता और ताल्लुक सामने आ चुका था। यानी अलीगढ़ तहरीक की वजह से अदब का समाजी रिश्ता और ताल्लुक सामने आ चुका था। ये सब हो रहा है आगा हश्र के ड्रामा लिखने से पहले पहले। अदब के समाजी किरदार का भी एहसास आम हो रहा था। इसके बाद क्या हो रहा था? अदब के समाजी किरदार एहसास आम हो रहा था। इसके बाद एक चीज और हो रही थी, जदीद अदब व शायरी की बोतीका ज़ेरे तहरीर थी। जदीद अदब व शायरी की बोतीका ज़ेरे तहरीर थी। अच्छा, यहां पर एक लफ्ज आया है बोतीका। ये अरस्तु की किताब को कहते हैं बोतीका, यानी जो उन्होंने पोएटिक्स किताब लिखी है वही है बोतीका। और इस किताब ने एक नई शुरुआत की है, इससे नए दौर का आगाज हुआ है। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं कि यानी अदब व शायरी की एक नई बोतीका उसके बाद तैयार हो रही थी। यानी अलीगढ़ तहरीक के जेरे असर ये सब काम हो रहे थे, लेकिन उर्दू ड्रामा निगारी अपनी डगर पर सफर करती रही। इन सब के बावजूद यहां पर लेकिन आया, ड्रामा निगारी अपनी डगर पर सफर कर रही थी। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि आपने इससे पहले जो पढ़ा कि संस्कृत जो रिवायत ड्रामे की जो रिवायत मुस्तहकम थी, उस दौर में भी उससे उन्होंने फायदा नहीं उठाया। उसमें जो दास्तानी फजा थी उर्दू ड्रामे में, उर्दू तमसील निगारी की फजा बनी हुई थी, उसका दास्तानी माहौल का असर व रसूख था। और उसके जो जुबान थी वो मुकफ़ा और मुसज्जा थी। उनमें जो अंदाज इख्तियार किया गया था, शेर व शायरी की भरमार, गीत और गज़लों की कसरत थी। इन सारी चीज़ों को लिए हुए इतनी तब्दीलियों के बावजूद ड्रामा निगारी अपनी ही रफ्तार में चल रही थी, अपने ही अंदाज में लिखे जा रहे थे। जब ये वाली सिचुएशन और हालत आपके जहन में आएगी तो अब समझ में आएगा ये भी सच है कि इन चीज़ों के बावजूद इस तरह की ड्रामे निगारी के सफर को जारी रखने वालों में नाम तालिब बनारसी, बेताब दहलवी, अहसन लखनवी वगैरह हैं। इन लोगों ने आगा हश्र से पहले ड्रामे में कुछ तब्दीलियां की थीं। इन्होंने तब्दीलियां कुछ की थीं आगा हश्र से पहले पहले। ये अपने डगर पर चलाते हुए भी किसने? तालिब बनारसी, बेताब दहलवी वगैरह ने तब्दीलियां की। इनकी तब्दीलियां किस किस्म की थी? इनकी तब्दीलियां भी अवामी पसंद और नापसंद को मलहूज रखती थीं, मलहूज रखकर किया गया था। इन तब्दीलियों को जब आपने समझ लिया, उनसे कबल ये हालात थे, तो अब लौटिए आप आगा हश्र पर, जबकि उन्होंने 1901 में ड्रामे की इब्तिदा की है। अब इस 1901 के ड्रामे की नौइयत को समझना है। यानी इब्तिदान आगा हश्र ने कदीम रिवायत पर अमल किया। आगा हश्र ने शुरुआत में यही चीज लिख रहे हैं, इब्तिदाअन आगा ने कदीम रिवायत पर अमल किया।
यानी शुरुआत में जो उन्होंने ड्रामे लिखे हैं आगा हश्र ने, वो इन्हीं तरह के ड्रामे लिखे हैं। जिस तरह की तब्दीलियां इन लोगों ने की थी उसी को उन्होंने मलहूज रख करके लिखा शुरुआत में। लेकिन मुसलसल रियाजत और पहम, कोशिश यानी मश्क व ममारसत ने मुनफरिद तख्लीकी शुऊर का हामिल बना दिया। कह रहे हैं कि क्या, लेकिन मुसलसल कोशिश और पहम, रियाजत या मश्क व ममारसत ने इनफरादियत अता की या इनफरादी रास्ता इख्तियार किया, इनफरादियत आ गई उनके तहरीरों में। ये आगा हश्र का हाल था। आगा हश्र इस किस्म के ड्रामे लिख रहे थे। अब इन्होंने इतनी कोशिशें की, इतने मश्क व ममारसत किए कि उनको ये मुनफरिद तख्लीकी शुऊर हासिल हुआ। तो मुनफरिद तख्लीकी शुऊर में उनके कई इम्तियाजात हैं। तो अब यहाँ पर आगा हश्र के इम्तियाजात पे बात करेंगे। इन्होंने इम्तियाजात पे लिखे हैं। वो पहले ड्रामा निगार बन गए, यानी आगा हश्र पहले ड्रामा निगार हैं। आगा हश्र पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने असरी जिंदगी की हकीकतों को मौज़ूए फन बनाया। जिन्होंने असरी जिंदगी की हकीकतों को मौज़ूए फन बनाया। एक बात, यानी इसका मतलब है कि उस वक्त आपको हमने बताया कि दास्तानी माहौल और दास्तानी रंग अफसाना ड्रामे में नजर आते थे, लेकिन आगा हश्र ने तब्दीली कर दी और ये इनका इम्तियाज अव्वल है। यानी पहले इम्तियाज में आप इसको लिख सकते हैं, समाजी और माशरती मसाइल को जगह दी। किसको? समाजी और माशरती मसाइल को जगह दी। किसने? आगा हश्र ने। यहां से अब यह समझिए कि उर्दू में जदीद ड्रामा निगारी आगा हश्र से शुरू हुई। इतना काम किया तो ये जो जगह दी, पहले ड्रामा निगार बने, तो उर्दू में ड्रामा जो लिखा गया, तो आप अब क्या कहने लगे? उर्दू ड्रामे में जदीद ड्रामे निगारी की इब्तिदा, ड्रामा निगारी आगा हश्र से शुरू हुई। ये तो पहले ही इम्तियाज है। इन्होंने ये तब्दीली की है, असरी जिंदगी को शामिल कर दिया, हमारे और आपके जो हकीकी मसाइल थी उसको ड्रामे में पेश कर दिया। लेकिन और भी तो कई चीजें थी उसमें। तो इनका दूसरा इम्तियाज भी सामने आया, यानी दूसरी तरह की इन्होंने तब्दीली भी की। और वो तब्दीली ये थी कि अवामी गुफ्तगू और लबो लहजा को आम करने की रिवायत कायम की। अवामी गुफ्तगू और लबो लहजा को ड्रामे में आम करने की कोशिश की, या इस रिवायत को फरोग दिया। अब इस बात को समझिए कि इससे पहले क्या था, जुबानें कैसे इस्तेमाल हो रही थी, मुकफ़ा और मुसज्जा इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आप अगर उनकी जुबान में बात करेंगे तो लोग समझेंगे कैसे, ड्रामे से लोगों का इश्तिगाल होगा कैसे, लोगों की दिलचस्पी और रुचि बढ़ेगी कैसे। तो उसके लिए अवामी गुफ्तगू, जिस तरह से अवाम बात करते थे, उस गुफ्तगू को इसमें दाखिल किया और लबो लहजा भी वैसा ही इन्होंने इख्तियार किया। उर्दू ड्रामा निगारी के उसलूब में इससे क्या हुआ, इनकलाब आ गया। ड्रामे के उसलूब में इनकलाब आया। इस वजह से
आगा हश्र कश्मीरी के बारे में बहुत डिटेल में हमने जाना, तो अब उन्होंने कुछ और भी किए हैं। तो इनकलाब लाने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा ये किया कि जो आप सुन रहे थे गीतों और गज़लों के इस्तेमाल बहुत कसरत से हो रहे थे, तो गज़लों और के इस्तेमाल में तवाज़ुन पैदा किया। इससे जो है उसका रुतबा बढ़ा, लोगों के इंटरेस्ट बढ़े। ये नहीं कि भरमार कर दिया, वो नहीं किया, बल्कि बीच बीच में एक आध शेर, एक आध गज़ल, एक आध गीत ये शामिल कर दिया ताकि अच्छा लगे। जिस तरह से बीच बीच में फिल्मों में गाने आ जाते हैं, वो हमारे दिलचस्पी को यानी अटेंशन को खींच लेते हैं अपने ओर, उसी तरह से ड्रामे में भी किया और जुबान को असरी नसरी उसलूब से हम आहंग किया। जिस तरह से सारे अदब बदल रहे थे, उसी तरह से इन्होंने क्या किया, नसर की जुबान को असरी नसरी, यानी जो नस्र उस वक्त लिखे जा रहे थे उस तरह की नस्र लिखे, इसीलिए कहते हैं असरी नसरी उसलूब से हम आहंग किया। क्लियर? तो आपके सामने ये है जो आगा हश्र ने काम किए हैं ड्रामे में। पहली बात तो ये है कि उन्होंने असरी जिंदगी की हकीकतों को मौजूए फन बनाया, उसमें समाजी और माशरती मसाइल को जगह दी, अवामी गुफ्तगू और लबो लहजे को ड्रामे में आम करने की कोशिश की। इससे उसलूब में इनकलाब आ गया, गज़लों और गीतों के इस्तेमाल में तवाज़ुन पैदा किया, असरी नसरी उसलूब से ड्रामे को हम आहंग किया। यही सारी बातों को आप देखेंगे तो उर्दू ड्रामे में जदीद ड्रामा निगारी का आगाज आगा हश्र से होता है। इसीलिए कहा गया कि इनको वही मकाम और मर्तबा मिलना चाहिए जो मकाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली शिबली वगैरह को मिला है, और प्रेमचंद को उस फहरिस्त में आगा हश्र कश्मीरी को शामिल किया जाना चाहिए, शामिल होते हैं। आपने जितने तब्दीलियां देखें, इनकी जिंदा मिसालें हैं उनकी किताबें। इसीलिए कहते हैं आगा हश्र ने बहुत से ड्रामे तहरीर किए, यानी इन सारे पैरामीटर्स को आप देख सकते हैं उनके ड्रामे में। उनके ड्रामे किनके? आगा हश्र कश्मीरी के। उनके ड्रामे में नाम आता है असीर हिर्स का। किनका? इस किताब का असीर हिर्स पढ़िए। शहीद नाज, क्या नाम है? शहीद नाज, ये उनके ड्रामे हैं। इसी तरह से मार आस्तीन, इसी तरह से ड्रामे हैं। सैद हवस, उनके ड्रामे हैं मार आस्तीन, सैद हवस। इसी तरह से ख्वाब हस्ती, ये ख्वाब हस्ती एक ड्रामे। इसी तरह से उनके ड्रामे हैं खूबसूरत बला, इसी तरह से यहूदी की लड़की। एक ड्रामा है रुस्तुमो सोहराब, और एक ड्रामा है सिल्वर किंग। ये इतने उनके ड्रामे हैं, और इन ड्रामों में आपको क्या मिलेगा? मुनफरिद उसलूब और नसरी रिवायत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, इससे होता है। लेकिन इनमें भी सिल्वर किंग रुस्तुमो सोहराब, ये जो है सिल्वर किंग रुस्तुमो सोहराब, ये दोनों ड्रामे यानी ड्रामे के जो किताब है मज़कूरा खुसूसियतें, यानी ये जो खुसूसियतें हैं वो ज्यादा रोशन हैं, इसमें ज्यादा इन खुसूसियात को बरता गया है। और यही नहीं, असरी जिंदगी के आसार व कवाइफ की भरपूर आईनादारी इन ड्रामे में होती है। गर्ज के आगा हश्र सफ़े अव्वल के फनकार हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखिए तो आप कहेंगे आगा हश्र सफ़े अव्वल के, किसके? सफ़े अव्वल के फनकार हैं।
ان کی فنی شخصیت کو سامنے لایا ہے اور ان کو سامنے لا کر کے لطف الرحمان نے اس انداز سے تجزیہ کر کے یہ بات کہی ہے کہ ڈرامہ نگاری کی تاریخ پر اگر آپ اس طرح سے نظر ڈالیں گے، ان کا تجزیہ کہیں گے، تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ آغا حشر صف اول کے فنکار ہیں۔ ان کے بعد اسٹیج ڈراموں کا فن پس پشت پڑ گیا۔ اس کے بعد ہی جو اسٹیج ڈرامے ہو رہے تھے وہ پس پشت پڑا اور ادبی ڈرامے کا عروج ہو گیا۔ یہاں سے ادبی ڈراموں کا آغاز ہوتا ہے۔ آغا صف اول کے فنکار ہیں، ڈرامے کو موضوع، فن اور اسلوب کی سطح پر ترفع سے ہمکنار کرنے والے ہیں۔ اتنی باتیں آغا حشر کے بارے میں آپ نے آج جان لی ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہیں آغا حشر کے تعلق سے تو آپ اس کو شیئر کیجئے، لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ آپ کی تیاری بہتر ہو سکے۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے دیجئے اجازت۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔